मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। आज का दिन लगता है राइटरों का दिन है। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में आज की हमारी ज्यादातर हस्ती कलम और कागज से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन मैं बोलने से ताल्लुक रखती हूँ और मैं हूँ आपकी दोस्त बबीता। सबकी कहानी अलग है, सबका स्ट्रगल अलग। आज की पहली हस्ती पोएट्री और नॉवेल से जुड़ी है। कलम का जादू तो इन्होंने चलाया ही चलाया, साथ ही ब्रश से अपने अंदर की तड़प को इन्होंने कैनवस पर भी उतारा। वो गौतम बुद्ध से इंस्पायर्ड थे और जर्मनी में रहते हुए भी उन्होंने बुद्धिज्म पर नॉवल लिखी। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हरमन हेस की, जिनके लगातार अच्छा लिखने के चलते उन्हें 1946 में लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन उनका आधा जीवन या कहें ज्यादातर जीवन स्ट्रगल में ही बीता। खुद को तलाशने की ये जंग थी, क्योंकि जिस बच्चे ने बचपन में एक बार सुसाइड करने की कोशिश की हो, उसके लिए बड़े होकर सब चीजें नॉर्मल करना आसान नहीं होता। उनके स्ट्रगल की शुरुआत जन्म से ही हुई। हरमन का जन्म 2 जुलाई 1877 में हुआ था। जर्मनी में कुछ समय रहने के बाद 1881 में इनका परिवार बेसेल स्विट्जरलैंड में रहने लगा। लैटिन स्कूल में पढ़ाई करते हुए हरमन तनाव में रहने लगे। अपने परिवार के बिगड़ते रिश्तों को देख के वो छोटी सी एज में ही डिप्रेशन में चले गए। उनकी कंडीशन यहाँ तक खराब थी कि उन्होंने एक बार आत्महत्या तक की कोशिश कर दी। इसके बाद उन्हें एक इंस्टीट्यूट में भेजा गया, जहाँ क्रिस्टोफ फ्रेडरिक ब्लूमहार्ट ने उनको संभाला और उनकी केयर की। ब्लूमहार्ट थियोलॉजिस्ट धर्मशास्त्री थे। हरमन के हालात में सुधार हुआ और बाद में उन्हें स्टेटन में एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेजा गया। अब हरमन पहले से बेहतर दिखने लगे और बाद में उन्होंने जिम्नेजियम में एडमिशन लिया। लेकिन उनके अंदर के गम अभी मिटे नहीं थे। कुछ साल पहले ही उनके सौतेले भाई थियो ने फैमिली के खिलाफ जाके म्यूजिक सीखा। थियो के अपने टैलेंट के लिए की गई इस लड़ाई का हरमन पर काफी असर पड़ा। इसी के चलते वो भी घर से निकल गए अपनी राह ढूंढने। उन्होंने पहले एक पब्लिशिंग हाउस में काम किया और उसके बाद फैक्ट्री में। इन इंस्पिरेशंस ने उन्हें स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ाया और 1895 में वो ट्यूबिंगन शहर आ गए और एक बुक सेलर के साथ काम करने लगे। वो बुक सेलर थियोलॉजी और फिलॉसफी में दिलचस्पी रखता था। उसने हरमन को गाइडेंस दी। हरमन ने वहाँ योहान वुल्फगैंग वोन गॉथ और फ्रेडरिक शेलर के लेखन को पढ़ा। इनकी फिलॉसफी का असर हरमन पर होने लगा और जिंदगी थोड़ी बहुत संभलने लगी। 1896 में उनकी पहली पोयम मडोना छपी। जिंदगी की गाड़ी अब रफ्तार पकड़ रही थी। 19th सेंचुरी के एंड तक उनकी 2 किताबें भी पब्लिश हुई, लेकिन दोनों बुक्स फाइनेंशियली सक्सेस नहीं पा सकी। वो वापस बेसेल में रहने लगे और एक एंटिक बुक सेलर के यहाँ काम करने लगे। इससे शहर की बड़ी फैमिलीज के साथ उनके कनेक्शन बनने लगे और शहर के शांत जीवन में उनका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की ओर होने लगा। 1904 में उन्होंने मारिया बर्नौली से शादी की। शादी के बाद उनका झुकाव इंडिया और बुद्धिज्म की तरफ बढ़ने लगा। द वुल्फ उन्होंने 1906 और 7 में लिखी, जिसके कुछ एलिमेंट्स बाद में आई बुक स्टेपन वुल्फ में इन्होंने इंक्लूड किए। दोस्तों, अब सब कुछ सही होता दिख रहा था, लेकिन अभी भी कामयाबी उनके घर में आने से डर रही थी और मुसीबतें अपना जोर लगा रही थी। उनकी मैरिड लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं था। इन सब के बीच उन्होंने राह पकड़ी खुद को ढूंढने की। 1911 में हरमन ने श्रीलंका, इंडोनेशिया, सुमात्रा, बोर्नियो और बर्मा ट्रेवल किया। दोस्तों, हरमन स्पिरिचुअलिटी को और ज्यादा करीब से महसूस करने के लिए इस यात्रा पर थे। उन्हें अपनी राइटिंग के लिए इंस्पिरेशन चाहिए थी और वो उन्हें मिली भी,
लेकिन इसके साथ उनकी हेल्थ भी गड़बड़ा गई। 1912 में वापस आकर उन्होंने बर्न में अपनी फैमिली को सेटल किया। हरमन को उम्मीद थी कि जगह और माहौल चेंज होने से उनकी मैरिड लाइफ संभल जाएगी और 1914 में उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हरमन ने कैजुअलिटीज की देखभाल की। 2 साल बाद पिता की डेथ और पत्नी की बुरी होती तबीयत के बीच उनका बेटा भी बहुत बीमार हो गया। इन सब ने उन्हें आस्था से और जोड़ दिया। 2-3 साल बाद शादी करीब टूट ही चुकी थी। हरमन मोंटानियोला चले गए और अपने गम को रंगों में उतारा, पेंटिंग की। 1922 में हरमन की बुक सिद्धार्थ पब्लिश हुई, जो उनके बेस्ट वर्क में से एक कही जाती है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के टाइम के ही एक युवक की कहानी है। ये स्विट्जरलैंड में पब्लिश हुई थी और बाद में कई भाषाओं में इस बुक का ट्रांसलेशन भी किया गया। 1943 में द ग्लास बीड गेम आई, जिससे उनको वो मुकाम मिला जिसके लिए उनका स्ट्रगल शुरू से रहा और 3 साल बाद हरमन हेस को लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला। बाद की लाइफ में वो पेंटिंग और राइटिंग करते रहे और 60s और 70s के दशकों में काउंटर कल्चर और यूथ मूवमेंट्स के टाइम उनके स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन को काफी सराहना मिली। 1962 में हरमन की डेथ हुई। लाइफ में मुसीबतों से लड़ते रहने के साथ इतना अच्छा लिखने वाले इस हीरो को हमारा सलाम। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो चुपचाप बिना किसी आहट के पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनकी आने वाली जनरेशन उनसे इफेक्ट हुए बिना नहीं रह पाती। ऐसे ही थे हमारे कालिंदी चरण पाणिग्राही, जिनका जन्म सन 1901 में आज ही के दिन हुआ। ये उड़ीसा के जाने माने कवि, लेखक और एक्टिविस्ट रहे हैं। अगर इनके एक्टिविज्म की बात करें तो कालिंदी चरण जी ही थे जिन्होंने उड़ीसा में मार्क्स मूवमेंट शुरू किया। कालिंदी चरण ने लोगों की तकलीफों को और समाज के अनबैलेंस्ड ढांचे को समझा और फिर इसे सुधारने की हर मुमकिन कोशिश की। दोस्तों, शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि कालिंदी चरण जितने बड़े एक्टिविस्ट थे उतने ही रोमांटिक भी। उनकी कविताओं में उनका रोमांटिक अंदाज साफ साफ झलकता है। माना जाता है कि उनका ये रोमानी साइड रविंद्रनाथ टैगोर की देन है। कालिंदी चरण रविंद्रनाथ से काफी इन्फ्लुएंस्ड थे। दोस्तों, अब जब बात कविताओं की आ ही गई है तो ये साफ है कि इस रोमानी हस्ती का इंटरेस्ट साहित्य में भी था। कालिंदी चरण उड़ीसा साहित्य के एक ग्रुप से भी जुड़े थे और इस ग्रुप का नाम था सबूजा गोष्ठी, जिसे ग्रीन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। साहित्य में उनका पैशन हो या समाज के लिए उनकी फिक्र, कालिंदी चरण हर जगह एक्टिव थे। इन्हें उड़िया साहित्य में प्रोग्रेसिव मार्क्सिस्ट मूवमेंट को जोड़ने का श्रेय जाता है। उस दौरान कालिंदी चरण ने अपनी फेमस नॉवल मतीरा मनीषा लिखी। इस नॉवल ने उन्हें बड़ी सफलता दिलाई। कालिंदी चरण उड़िया के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य में भी एक्टिव थे। इन्होंने इंग्लिश जर्नल के लिए भी काम किया। सन 1991 में इनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी सोच और विचारों का असर आने वाली जनरेशन पर दिखता है। उनकी बड़ी बेटी नंदिनी सतपथी उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर रही और उनके बेटे उड़ीसा में कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर रहे। दोस्तों, ये सब मुमकिन हुआ कालिंदी चरण की सोच और समाज के लिए काम की वजह से। हमारी टीम की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था फ्रेंड्स कि आज का दिन राइटरों का है, क्योंकि हमारी अगली हस्ती भी राइटर ही है, जिन्हें बांग्ला और इंग्लिश लिटरेचर की बराबर नॉलेज थी और साथ ही वो सोशल और कल्चरल कमेंटेटर यानी टीकाकार भी थे। बात हो रही है रविंद्र कुमार दास गुप्ता की।
2 जुलाई 1915 में कोलकाता में उनका जन्म हुआ और यहीं पर उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। 1935 में वो इंग्लिश और बंगाली लिटरेचर में ग्रेजुएट हुए। इंग्लिश लिटरेचर को वो और जानना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इसी सब्जेक्ट से एमए किया। 1938 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में ही इंग्लिश पढ़ने लगे। इस बीच अपनी पढ़ाई भी उन्होंने जारी रखी और थीसिस लिखी। उन्हें 1939 में प्रेमचंद रायचंद स्कॉलर यानी PRS अवार्ड भी मिला। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में वो 1945 तक रहे। 2 साल बाद वो इंग्लिश के प्रोफेसर बनके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के हिंदू कॉलेज में पढ़ाने लगे। इसके बाद आने वाले कुछ सालों में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता और जादवपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने शिक्षा दी। पढ़ाने की चाह लेकिन खत्म नहीं हुई। 1955 में उन्होंने सर रास बिहारी घोष ट्रैवलिंग फेलोशिप से DPhil किया। DPhil यानी PhD, जिसकी थीसिस उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में जॉन मिल्टन के काम पर की। देश के लिए तो उन्होंने काम किया ही, इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी पहचान बनी। वो इंटरनेशनल कंपैरेटिव लिटरेचर एसोसिएशन में फर्स्ट इंडियन एग्जीक्यूटिव मेंबर बने। लेखन से तो उन्हें प्यार था ही। वो कोलकाता से निकलने वाले पेपर स्टेटमैन में आर्टिकल लिखते रहे। इसके अलावा कई बंगाली न्यूज़पेपर में भी उनके आर्टिकल पब्लिश हुए। इंग्लिश पोएट्स ऑन इंडिया एंड अदर एसेज उनकी पहली बुक थी। रिवोल्ट इन ईस्ट बंगाल 1971, रिवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ स्वामी विवेकानंद वेदांतिक सोशलिज्म उनकी बेस्ट रचनाएं हैं। रविंद्र कुमार को उनके काम के लिए सरोजनी गोल्ड मेडल, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से रविंद्र पुरस्कार और शरद पुरस्कार मिले। उन्होंने बंगाल रेनेसांस यानी पुनर्जागरण के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का यूरोपियन तरीके से होने को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने किसी यूरोपियन तरीके के बजाय स्वदेशी तरीके से पुनर्जागरण की बात कही। वो एलोक्वेंट और एक्सप्रेसिव थिंकर थे जो बिना झिझक अपनी बात कहता था। और दोस्तों, इस लेखक ने 2009 में हमारा साथ छोड़ दिया। तो इस महान लेखक को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। दोस्तों, आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना, तब अक्सर मेरे घर के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता था और उस कंस्ट्रक्शन में एक आदमी हमेशा चिंगारियों से कुछ करता रहता था और उन चिंगारियों को देखने में मुझे बड़ा ही मजा आता था। ऐसा लगता था जैसे सोने की बूंदें बिखर रही हो। एंड आई एम श्योर कि ऐसा नजारा आपने भी देखा होगा, है ना? देखा है ना? और आप भी क्यूरियस हुए होंगे कि ये बला है क्या और इसे किसने बनाया। मैं भी हुआ करती थी इतनी ही क्यूरियस जैसे आप हुआ करते थे, और मेरी क्यूरियोसिटी ने बतला दिया कि इसे वेल्डिंग का काम कहते हैं। लेकिन ये जवाब तो आधा है। तो दोस्तों, इसका पूरा जवाब आपको आज मिलेगा, क्योंकि अब जिस हस्ती के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उन्होंने ही हमें ये सोने की बूंदों की बिखरने जैसा नजारा दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ C. कुमार N. पटेल की। इनका पूरा नाम चंद्र कुमार नारायण भाई पटेल है, जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लेजर बनाया, जिससे कई नामुमकिन चीजें सच हो गई। पटेल का जन्म सन 1938 को बारामती में आज ही के दिन हुआ। शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रहे पटेल ने पूना से इंजीनियरिंग किया और उसके बाद आगे की पढ़ाई करने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए और फिर वहां जाकर उन्होंने बेल लेबोरेटरीज ज्वाइन की। ये 1961 की बात है। यहाँ उनके द्वारा एक ऐसी खोज की गई जिससे आज तमाम कंस्ट्रक्शन के काम, चाहे वो बिल्डिंग के हों या चेहरे के, पॉसिबल हो गए। जी हाँ, चेहरे के भी। आपको पता है, आजकल जिन लेजर तकनीकों से चेहरे की झुर्रियाँ, घाव आदि ठीक किए जा रहे हैं ना, या यूं कहें कि चेहरे को जवान बनाया जा रहा है ना, वो पटेल की ही खोज से हुआ। I'm Kumar Patel. I'm founder and CEO of a company called Pranalytica. We are in the business of
carrying out research and development in the area of quantum cascade lasers, as well as sensors, gas sensors for industrial as well as defense and homeland security applications. I got my PhD from Stanford University in 1961. इन्होंने बेल लैबोरेटरीज को अपने 32 साल दिए। उसके बाद 90 के दशक में ये UCLA के रिसर्च फील्ड के वाइस चांसलर भी रहे। इस खूबसूरत खोज के लिए सन 1996 में बिल क्लिंटन ने पटेल को नेशनल मेडल ऑफ साइंस से नवाजा। इसी के साथ इन्हें इंडियंस इन अमेरिका का ऑनर अवार्ड तथा IEEE का लाम मेडल जैसे और भी कई सम्मान मिले, जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है। हमारी ओर से उन्हें हैप्पी बर्थडे। दोस्तों, जब साइंस और डिस्कवरीज की इतनी बातें हो रही हैं, तो आपको एक और नाम से आज हम रूबरू कराते हैं। ये नाम है फिजिक्स की दुनिया के एक और जाने माने चेहरे हांस बेटा का। दोस्तों, हांस सन 1906 में स्ट्रासबर्ग में आज ही के दिन पैदा हुए थे। इन्हें ब्राइट और फेंटर स्टार में कार्बन नाइट्रोजन साइकिल और प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन की स्टडी के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा इन्होंने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए एक लंबी लड़ाई भी लड़ी, जबकि सबसे खास बात ये थी कि इन्होंने खुद एटॉमिक बम को डेवलप किया था। लेकिन बाद में खुद इसके नुकसान को समझ गए और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की लड़ाई में लग गए। इनके टैलेंट और नॉलेज का कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों, आज जब हर आम आदमी जहां हर छोटे से छोटे गुणा भाग के लिए कैलकुलेटर की मदद लेता है, वहीं हांस ने पूरी जिंदगी अपने काम में स्लाइड रूल का इस्तेमाल किया। दोस्तों, हांस ने अपनी पढ़ाई फ्रैंकफर्ट, कैम्ब्रिज, ब्रिस्टल जैसी जानी मानी यूनिवर्सिटी से की। यही नहीं, इन्होंने लेक्चरर बनके भी मैनचेस्टर, कॉर्नेल और ट्यूबिंगन जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया। लेकिन इनकी माँ ज्यूइश यानी यहूदी थी, इसलिए हिटलर का राज इनके करियर को कुचलता रहा। नाजी राज के चलते इन्हें ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी में अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन संघर्ष ही तो आम आदमी को खास बनाता है। बेटा ने इसी संघर्ष में खुद को जलाया और दुनिया में छा जाने के अपने ख्वाब को नहीं छोड़ा। फिर भी इनकी दिक्कतें खत्म नहीं हो रही थीं। फिर सन 1941 में नाजियों के रूल के चलते बेटा USA आ गए और वहां इन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली। ये वही दौर था जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की मार झेल रही थी। दोस्तों, कहते हैं ना, जरूरत आविष्कार को जन्म देती है। बस यही जरूरत बेटा को MIT की रेडिएशन लेबोरेटरी तक ले गई। वहां इन्होंने माइक्रोवेव रेडार पर काम किया। बेटा को मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करने का इनविटेशन आया और इस प्रोजेक्ट में इन्होंने एटॉमिक बम को डेवलप किया। लेकिन जापान में गिरे उन बमों से मची तबाही को देखकर इन्हें गहरा सदमा पहुंचा और ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के एक्टिविस्ट बन गए। We got the photographs of Hiroshima at Los Alamos, the photographs taken by American planes overflying the city after the bomb. And Hiroshima was devastated, and we were devastated as well. We had carefully calculated how much destruction there would be from the atomic bomb. We knew its yield in energy. We knew, but it was really terrible to see that destruction ourselves in these pictures. And many of us at that point decided that this should not happen again,
and that we should use our efforts to persuade not to consider the nucleus as a means of destruction. सन 2005 को बेटा का देहांत हो गया, लेकिन मानवता को बचाने की उनकी जंग अभी भी जारी है। तो दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ। फिर से मिलूंगी बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।